नमस्कार सभी दोस्तों को हरिंदर सिंह का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और YouTube चैनल हरिंद्रा मैथ्स के ऊपर आप सभी बच्चों का बड़ा स्वागत है। 11 बजे की सीरीज में हम लोग चले हुए हैं और मेंसुरेशन की क्लास हम लोगों को करनी है। मेंसुरेशन की क्लास के अंदर हम लोग सर्कल का पार्ट किया था। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सर्कल पार्ट 1 पढ़ाया था। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं विद इन 5 मिनट और उसके बाद फिर नई चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज बहुत अच्छी क्लास है, ध्यान से समझना मेरी बात को। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और क्लास बहुत लंबी 1 घंटे की नहीं रहेगी, लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, लेकिन बहुत सॉलिड और कंसेप्चुअल क्लास होगी। अच्छा लगेगा आपको, तो मेरी बात को सुनना बड़ा ही ध्यान से। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सर्कल के बारे में जानकारी दे दी थी। बोर्ड के ऊपर सभी बच्चों का ध्यान होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे तभी आते हैं जब आप उसको शेयर करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आपका शेयर हमारे को जोश बढ़ा देता है। और मैं 2-5 मिनट लेट इसलिए भी हो जाता हूं कि मैं आप बच्चों के कमेंट पढ़ रहा होता हूं, तो मैं एक बार देख लेता हूं कि मेरे आने से पहले या एग्जैक्ट 11 बजे के आसपास किस बच्चे ने कैसा कमेंट किया है। उसके बाद में उस हिसाब से अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो मैं आंसर दे पाऊं। ठीक है। तो इसलिए मैं उस वक्त कमेंट पढ़ता हूं, पढ़ाते वक्त मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि मुझे क्लास का फील देना है आपको, कि आपको क्लासरूम का फीलिंग आए। इसलिए चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सर्कल के बारे में सारी चीजें बताई थी। मैंने क्या क्या बताया था कि एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है और एक तीसरा सर्कल है। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर इसके चारों तरफ एक सर्कल हो जाए, अगर इसके चारों तरफ एक सर्कल हो जाए तो बाहर वाले की रेडियस, अगर आपको याद हो तो √2 + 1 × r। याद है क्या? याद है क्या? और अब एक इसके अंदर वाले की रेडियस बताई थी, अंदर वाले की रेडियस बताई थी √2 - 1 × में r। याद होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब अगर मैं बात करता हूं इसके आगे, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल अगर हैं तो 4 सर्कल का बाहर की चीज भी, बाहर का एरिया निकलवाना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 सर्कल अगर हों तो एक रस्सी को बांधा जाता है, रस्सी, रस्सी की लंबाई पूछी थी। फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फिर मैंने इस रस्सी की लंबाई पूछी थी, आपको याद होगी। ये रस्सी की लंबाई निकलवाना भी आपको मैंने समझाया था। इसके बाद मैंने उसके उसमें एरिया बताया था, और जहां तक मुझे याद है फिर मैंने इस शेडिड पोर्शन का एरिया भी मैंने आपको बताया था। ये वाली चीज मैंने पिछले क्लास के अंदर आई थी। और अब मैं बढ़ाता हूं उसके आगे, अब मैं बढ़ता हूं उसके आगे। देखिएगा नेक्स्ट नंबर चीज पर, नेक्स्ट नंबर चीज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, एक होता है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। सर्कल की चीजों में आएंगे लेकिन साथ साथ लेके चलेंगे। एक होता है सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर ये कहेगा मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल। इसने क्या बोला? अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज। सेमी सर्कल के अंदर अधिकतम, अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज, अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज का एरिया बताना है कितना होगा। अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का एरिया, बहुत ध्यान से समझना। सीधी सीधी क्वेश्चन आएगा, दूसरे बच्चों को बताते नहीं हो कि आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाई करो जैसा मन करे। अब आपको पता चल गया कि ये आर है और ये भी पता चल गया ये आर है, तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है
वो होता है हाफ ऑफ बेस। बेस मेरा फिक्स है ये आर और ये आर, तो टोटल कितना हो गया 2r। बेस मेरा फिक्स है कितना हो गया 2r। हाफ ऑफ बेस इनटू इनटू हाइट। हाइट कितनी, जब मेरे को एरिया मैक्सिमम चाहिए है तो जब बेस मेरा फिक्स है, तो एक बात बताओ, एक ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं, मैंने जानबूझकर एक ट्रायंगल यहां बना दी, मैंने जानबूझकर एक ट्रायंगल मैंने यहां बना दी, तो इसकी हाइट बनेगी ये वाली। अब मैं अगर एक दूसरी ट्रायंगल यहां बना देता हूं तो इसकी हाइट इससे बड़ी बनी। अगर मैं एक ट्रायंगल यहां बना देता हूं तो इसकी हाइट इससे भी बड़ी बनी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अधिकतम एरिया, मैक्सिमम एरिया, तो एरिया मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए है, हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। एरिया मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखिए, एरिया मैक्सिमम के लिए, क्योंकि बेस तो मेरा आर और आर 2r है, एरिया मैक्सिमम होने के लिए हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। हाइट मैक्सिमम, और मैक्सिमम हाइट होती है आर, तो हाफ ऑफ बेस इंटू आर, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा आर स्क्वायर। टोटल बन जाएगा आर स्क्वायर। तो मैंने ये देखा कि जब भी कभी आपके सामने ये बात आती है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज किसके अंदर, अर्धवृत्त के अंदर, तो हमेशा उसका एरिया कितना होता है, उस त्रिभुज का एरिया होता है आर स्क्वायर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी सभी बच्चे कमेंट छोड़कर सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जा रहेगा और फिर जो पढ़ा रहा हूं उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल क्लास हो जाएगी। इससे अच्छा है कि क्लास को बाद में देखना, क्योंकि कमेंट को हिडन करके बाद में 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जब भी मैं हर रोज बात करता हूं तो उस वक्त आपके कमेंट पर ध्यान देंगे। सभी बच्चे अब कमेंट छोड़कर सिर्फ इधर ध्यान देंगे, देखिएगा। और जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा वो मेरी बात को सुनेगा, और जिसको टाइम पास करना है वो कमेंट करता रहेगा, क्योंकि फिर ये बातें समझ नहीं आती हैं दोस्तों। देखिएगा, अब अगर मैं सेकंड बढ़ता हूं, मैं अगर सेकंड चीज के ऊपर आगे बढ़ता हूं कि अर्धवृत्त के अंदर, सेकंड बात के ऊपर मैं आगे बढ़ता हूं, अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम स्क्वायर, ये तो हो गया मैक्सिमम ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसने बोला कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं यहां से बात करता हूं स्क्वायर का। अब इसने बोला कि ये एक स्क्वायर है, ये एक, ये और ये एक, ये पहली चीज। अब मैं कह रहा हूं कि ये स्क्वायर का ये वाला भुजा हो गया, स्क्वायर की ये वाली भुजा हो गई है a/2, ए का आधा, स्क्वायर का आधा, यानी। और ये जो कंप्लीट भुजा है, ये जो कंप्लीट भुजा है जो मैंने ये बनाई है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भुजा, ये हो गई है ए। ये इस वर्ग की भुजा है और ये इस सर्कल का सेंटर है। सेंटर से आधा स्क्वायर इधर रखा जाता है, आधा इधर रखा जाता, बिल्कुल मिडल में, क्योंकि अधिकतम क्षेत्रफल वाली चीज चाहिए होती है। और अधिकतम क्षेत्रफल वाली चीज अगर चाहिए है तो इसको अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर। और स्क्वायर के क्लास में मैंने बता रखा है, मैं कैमरे की तरफ नहीं, इधर ध्यान आना चाहिए। स्क्वायर की क्लास में मैंने बता रखा है कि ये होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में a/2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है आर स्क्वायर, इज इक्वल टू है आर स्क्वायर। तो मतलब ये रहा कि ए स्क्वायर प्लस में a²/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैंने यहां से देखा 4 इधर आ जाएगा, 4a² और a², सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे बाद में।
अगर थोड़ा समय आगे निकल कर आप थोड़े पीछे रह गए तो फिर आपको लगेगा कि यार फिर फिर आपको लगेगा कि यार मैं कैसे समझूं अब दोबारा, फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। 4a² और a², 5a²। अगर 5a² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू r², तो मैंने देखा कि r² डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू 5/4। r² डिवाइडेड बाई, तो अगर मैं यहां से देखता हूं कि यहां लिख देता हूं r अपॉन a, r अपॉन a कितना बनेगा, √5 और 2। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एसएससी के एग्जाम के अंदर, सीडीएस के एग्जाम के अंदर, और अब आपके आने वाले दूसरे एग्जाम्स के अंदर। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर का r का मान √5 है तो इसका मान 2 होगा। चीजें रटवाई नहीं है, एक एक बात को मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है कि कैसे करना है भाई। कि आपको वर्ग 90 डिग्री होता है, ये a/2 हो गया, ये a हो गया, ये r हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों का तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर, और बहुत अच्छी बात के ऊपर। सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसे ही समझ में आएगी ये बात। तो भाई मैंने बोला कि एक सर्कल दे रखा है, मैंने बोला दूसरा सर्कल भी दे रखा है, और ये तीसरा सर्कल भी दे रखा है। ध्यान से समझना, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है √2, इस वाले सर्कल की भी रेडियस दे रखी है √2, और इस वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 1, इस वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 1। अब ये कह रहा है कि जो ये शेडेड एरिया है ना, जो जिस एरिया के ऊपर मैंने ये कर दिया, ये शेडेड एरिया बताना है आपको, इसका एरिया कितना होगा। ये क्वेश्चन सीडीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और फिक्स लिमिटेशन के साथ ये क्वेश्चन आता है। कैसे? अगर मैं देख लेता हूं, चलो इसको थोड़ा सा, और √2+1 और √2+1, ये दो चीज दे रखी हैं। इसका रेडियस भी √2+1 और इसकी रेडियस भी √2+1, तो इसका मतलब ये भी √2+1 हो गया, और ये 1 हो गया, और इसका मतलब ये भी √2+1 हो गया, √2+1 हो गया। अब मेरी बात को समझना भैया ध्यान से, कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, ये जो साइड है, ये वाली साइड, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखना मैं मार्कर कहां से कहां लेके जा रहा हूं, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √2+2, √2+2, और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, जो ये वाली है, √2+2। मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं आएगा, आपका ध्यान यहां आना चाहिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये √2+2 है, तो क्या ये दोनों साइड, या दोनों साइड बराबर हो गई? अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा कैसा क्वेश्चन आता है, आप एग्जाम्स के अंदर देखेंगे, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज √2+2, और समकोण कैसे हुआ मैं बताता हूं भाई। समकोण त्रिभुज तभी तो होगा कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इक्वल टू सामने वाली c के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तभी तो समकोण होगा। ये बात आपको पता है, ध्यान से सुनना भाई। ये अगर मैं कह रहा हूं √2+2 का स्क्वायर
प्लस में रूट टू +2 का स्क्वायर इक्वल टू में 2√2 + 2 इक्वल टू में 2√2 + 2 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे कि भाई ये आ गई है, इसको अगर मैं देखता हूं, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 4√2 प्लस में √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 4√2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 4 प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8√2 ये आ गया। अब एक बात देखो, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 और 4 12 बराबर हो गया। 4√2 और 4√2 8√2 और 8√2 बराबर हो गया। तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि ये समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है और सबसे लंबे सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण होता है सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री। यानी ये कोण अगर 90 डिग्री हो गया, ये कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि दोनों कोण बाकी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो या तो एंगल देगा या तो वो एंगल देगा, और अगर एंगल नहीं देगा, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा एंगल देगा, मैं कह रहा हूं अगर एंगल नहीं देगा तो फिक्स है ये बात कि जो साइड बनेगी वो बनेगी राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल वाली साइड देगा, कंडीशन मैच करवा देगा, वो कंडीशन मैच करवा देगा, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल वाली साइड बनेगी। अब मैंने देखा इस बात को कि भाई अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूं, अगर ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूंगा तो बात बन जाएगी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट √2 + 2 √2 + 2 और ये आ जाएगा √2 + 2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और इस एरिया में से क्या घटा देना है? इस एरिया में से तीनों सेक्टर घटा दो। मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि बहुत आसानी से आप देख पाए। हाफ ऑफ 3 × 3 है ना, तो √2 + 2 का स्क्वायर √2 + 2 का स्क्वायर माइनस में माइनस क्या कर देना है? तीनों सेक्टर का एरिया कि पाई, देखो ये वाला पाई r² √2 + 1 का स्क्वायर इंटू में थीटा है 45 डिवाइडेड बाई 360। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर आ गया ना, ये वाला सेक्टर आ गया, जिसको मैंने थोड़ा शेडिड किया है कि पाई r² θ/360। इधर ध्यान हो सभी का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पाई r² θ/360, लेकिन ये जितना 45 का कोण है तो ये भी तो 45 का है, तो इन दोनों का काम तो यहीं से चल जाएगा, और साथ में ये 90 वाला अगर होगा तो कितना हो जाएगा कि पाई r² 1 × 1 पाई r² θ/360 और इन 360, और इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये इसका एरिया बनेगा। ये क्वेश्चन सीडीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज देगा। अगर समद्विबाहु नहीं देगा तो फिर ये एंगल देगा, क्योंकि एंगल के देने से फायदा क्या होगा हमको? अगर हमको एंगल मिल जाएंगे तो एंगल के मिलने से ये फायदा हो जाएगा कि हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं।
और फिर साइड कुछ भी दे सकता है, तो एंगल दे देगा तो सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो इसको अब अगर मैं देखता हूं कि इसको अगर आप सोल्व करें तो कर लेना, नहीं तो समझ आ गया, आप खुद भी सोल्व करके इसको आगे देख सकते हैं, खुद सोल्व करके। ठीक है, देखिएगा। अब मैं इसी बात को एक और तरीके से सिखाता हूं। अगर एक तो बात आ गई ये एरिया निकालना, अगर ये एरिया की बजाय मेरे से पेरीमीटर पूछता, अगर ये एरिया की बजाय मेरे से पेरीमीटर, आज की क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जो बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर जेन्युइन तरीके से आपको साल ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो ये सारी चीजें ऊपर से चली जाएंगी, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक सर्कल दे रखा है ये वाला, एक सर्कल दे रखा है ये वाला 2, और तीसरा सर्कल दे दिया है ये वाला 3। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, तीनों सर्कल दे दिए हैं। अगर ये तीनों सर्कल दे दिए तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि मेरे को जो ये एरिया है ना, ये जो है इसका पेरीमीटर चाहिए है। आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैंने आपको एक्सपेक्टेड सेंस में ले गया। जो मैंने ये गोल गोल घुमाया है ना, यानी जहां से इन्होंने टच किया है, टच के अंदर वाला पार्ट, टच के अंदर वाले पार्ट का पेरीमीटर, परिमाप चाहिए है, टच के अंदर वाले पार्ट का। और मेरे को क्या दे रखा है, ये एक सेंटर है, इसकी भुजा दे रखी है √2+1, ये इसका दूसरा सेंटर है, और इसकी भुजा भी दे रखी है √2+1, √2+1, और ये इसका फाइनल है, ये इसको दे रखा है 1, ये दे रखा है 1। बात को गौर करके सुनना यार, बात को बड़ा गौर करके सुनना। इसका पेरीमीटर आपको चाहिए। किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर बात बन रही हो, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा आपको आंसर निकालना है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे निकालना है, क्योंकि संख्याएं वहां बदल जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है इन्हीं संख्याओं के अंदर आएगा, संख्याएं वहां जरूर बदल जाएंगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप निकालेंगे कैसे। देखो कैसे निकालेंगे भाई साहब, आपको अभी पता है ये 1 था, ये √2-1 था, तो ये 45 डिग्री का कोण आया था। ये बात पता था कि नहीं पता थी? एक एक छोटी छोटी बात को समझना, एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, 45 45 हो गया, ये 45 तो ये 45, और आपको इस बात का पता है कि ये कितना है, ये है 90। आपको इस बात का पता है कि ये कितना है, ये है 90। क्लियर हो गई? अब मुझे इस बात का पता है कि पूरे सर्कल की पेरीमीटर, पूरे सर्कल का परिमाप होता है 2πr, 2πr, √2+1। 2πr होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। लेकिन मुझे चाहिए है सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये गोल गोल जो घुमाया, ये कितना एंगल है, सेक्टर है, इसको बोलते हैं सेक्टर, वृत्त खंड, यानी कि 45 डिग्री। तो गुणा में 2πr, गुणा में कितना करना है, 45 डिवाइडेड बाई 360, 45 डिवाइडेड बाई 360। क्लियर हो गई बात? बात बड़ी क्लियर हो गई है। 2πr, 2πr गुना में 45/360। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा एक, ये अगर ये वाले सेक्टर की लेंथ आ गई तो इस वाली आर्क की भी तो लेंथ आएगी, इस वाली आर्क की भी तो लेंथ आएगी, तो मतलब है कि इसी के साथ गुणा 2 और कर दो, तो इस आर्क की लंबाई आ गई। यहां तक आपको समझ आया क्या? सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। और अब अगर मैं इसको और देख लेता हूं तो 2πr, यानी कि इसको अगर और मैं देख लूं तो 2πr की जगह आ जाएगा 1। 2πr, थीटा कितना है, 90,
थीटा बाई 360, थीटा बाई 360, बात आपको समझ में आ गई होगी। थीटा बाई 360, कैमरा थोड़ा इधर कर लो ना, चलो रहने दो एक बार, आ जाएगा समझ में। थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। अब मैंने देखा 90/360 है, तो इसको अगर मैं कट कर दूंगा 4 बारी, और इसको अगर मैं कट कर दूंगा 4 बारी, और 2 से कट हो जाएगा 2 बारी, और 2 से कट हो जाएगा 2 बारी, तो मैंने ये क्या समझा, मैंने ये समझा पाई आ गया मेरा बाहर, पाई बाई 2 मेरा बाहर, पाई बाई 2 मेरा बाहर, तो ये √2+1 एक आर था, √2+1, और साथ में है वो +1, तो √2+2, √2+2, तो पाई बाई 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि एक सर्कल का रेडियस प्लस में दूसरे सर्कल का रेडियस। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक सर्कल का रेडियस प्लस में दूसरे सर्कल का रेडियस। मेरी बात समझिएगा, एक √2+1 एक सर्कल का रेडियस था, और ये वन दूसरे सर्कल का रेडियस था। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि √2 और प्लस में 2, मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं √2+2। अब और भी अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो √2 को कॉमन निकाल लो, अगर मैं और सोल्व करना चाहूं तो √2 को कॉमन निकाल लो, √2 को कॉमन निकालेंगे तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे को पेरीमीटर निकालना था, तो आपको समझ में आ गया है कि परिमाप कैसे निकालते हैं, 2πr का थीटा के साथ मान। और अब अगर एरिया निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, परिमाप निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है? आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको काम आ जाए। ये बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, अब मैं इसको और आगे बढ़ता हूं, अब मैं इस चीज बात को और आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते रहते हैं। कमेंट करने से आपका ध्यान भंग होता है, मैं फिर कह रहा हूं। ये बच्चा अपनी गलती नहीं पहचान पाता है। दिसंबर के बाद जो मैं बोलूंगा वो आप मानने को तैयार रहोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी मान लो, इसका फायदा ये मिलेगा, जॉब मिल जाएगी, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये बात बता दी है मैंने। चलो मुझे एक चीज बताइएगा, अगर ये एक सर्कल है, एक इसी रेडियस का दूसरा सर्कल है, उसी रेडियस का ये तीसरा सर्कल है, और उसी रेडियस का ये चौथा सर्कल है। एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीसरा सर्कल है, चौथा सर्कल है, 4 सर्कल हो गए, 4 सर्कल हो गए हैं। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये एरिया, मैं आपसे ये पूछता हूं जो इन चारों के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, चलो मैं इसको ये भी हटा देता हूं, चारों के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, चारों वृत्त के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, चारों वृत्त के द्वारा, चारों वृत्त के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, चारों वृत्त के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, चारों वृत्त के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा, अगर ये है आर, आर रेडियस है, और ये भी आर है, ये भी आर रेडियस है। अब मैं कहता हूं ये भी आर रेडियस है, और ये भी आर रेडियस है। अब मैंने बोला ये भी आर रेडियस है, और मैंने बोला है ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है। अब एक बात को समझना यार, एरिया हो गया, अगर इस स्क्वायर के एरिया में से
अगर मैं ये चारों सेक्टर घटा दूं, पहला सेक्टर जिसको मैंने शेडेड कर दिया, इधर ध्यान होना चाहिए, मैं कैमरे की तरफ नहीं, आपका ध्यान इधर। एक बारी ध्यान से समझ लेंगे तो बात बन गई, ध्यान से नहीं समझेंगे तो ना तो इंटरेस्ट बनेगा और सिलेक्शन भी कटेगा। मैं गारंटी दावे से कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना पड़ेगा भैया। अब मैंने ये बोला कि अगर इसको फिर दूसरा दूसरा, ये आ जाएगा तीसरा, ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा थर्ड, और ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा मेरा फोर्थ। तो गौर करके सुनना मेरी बात को, आर और आर दो आर है, आर और आर है दो आर, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, आर और आर हो जाएगा दो आर, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, माइनस में आर और आर दो आर का स्क्वायर में से अगर मैं ये चारों सेक्टर घटा दूं, चारों सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर में हम पढ़ के ऑलरेडी बैठे हैं कि ये 90 होता है, स्क्वायर में हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं ये 90 होता है, तो 90/360, 90/360 ये हो गया है। ये एक सेक्टर, अगर एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, भैया चारों सेक्टर, भाई साहब चारों सेक्टर हैं, तो 360 से 360 गया, 4r स्क्वायर है, आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, 4 माइनस पाई, आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई। ये देखिएगा कल को कुछ और अलग रेक्टेंगल बनवा सकता है कि दो दो की सेम दे दे, दो की अलग दे दे, या दो और अलग करवा दे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको समझ में तभी आएगा जब एक बारी आप इसको सोल्व करना सीख जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं बनेगी कहीं पर भी। क्लियर है? तो बिल्कुल देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि एनटीपीसी तो बहुत बहुत आसान पेपर आने वाला है और एनटीपीसी में तो ये लेवल नहीं आता है, वो छोड़ देना, लेकिन प्री तो आसान ही आएगा। अगर आपको सिर्फ एनटीपीसी का या किसी भी एग्जाम का, मैं तो कह रहा हूं एनटीपीसी क्या, मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जाम का, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप सीडीएस की बात करें, इनमें तो एक ही होता है, इनमें से अगर आप चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्री पास कर दूं, तो मैं एक बात तो आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि प्री पास करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है प्री और मेंस दोनों एग्जाम पास करने से। अगर आप सिर्फ प्री पास करना चाहते हैं तो इस तरह की क्लासेस मत लिया करो, प्री तो भी पास हो जाएगा। जब मैं आसान वाली चीजें करवाता हूं वो पढ़ लिया करो, नहीं खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सिलेक्शन हो, तो यहाँ की तैयारी को दिमाग में रखकर ही मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ की चीजों को दिमाग में रख के पढ़ाता हूं मैं चीज को, ठीक है। अब अगली बात के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट बात के ऊपर, नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर देखिएगा। अब ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि एक ये और एक ये सर्कल का चौथा हिस्सा और ये इसका क्वाड्रेंट, ये इसका क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दिखाई दे रहा है आर, ये भी दिखाई दे रहा है आर। इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का परिमाप, मैं हिंदी में भी लिखता हूं, मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं। इसके 4 रिजल्ट बनते हैं, बिल्कुल सेकंडों में हल हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसको बेसिक से बताऊंगा और फिर मैं आपको इसको बताऊंगा पेपर में कैसे सोचना है। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप, ये बोलते हैं इसको। कोई बच्चा गलत ना समझ जाए कि सर ने डिवाइड कर रखा है, डिवाइड नहीं कर रखा, ये दोनों चीजों को लिखा है, एक कोई हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया। अब गौर करके सुनना भाई, यहां से इसको मैं क्या लिखूंगा, ये आर लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये आर लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये भी आर लिखूंगा।
तो आर और आर, 2r प्लस में। अब इसकी बारी है, जिसको ये आर्क की बारी है, ये आर्क की बारी है, बताइए ये आर्क की बारी है, इसकी बारी है, इसकी बारी कितनी बनेगी? 2πr डिवाइडेड बाई 4, 2πr डिवाइडेड बाई 4, 2πr डिवाइडेड बाई 4। 4 कैसे कि 90 हो गया, 90 का 360, तो πr/2, πr/2। तो मैंने देखा पाई को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, 2r प्लस में पाई को लिख सकता हूं 22/7। तो इसका मतलब 22/7 गुणा में 2 और इंटू में r, 2 इसको काटेगा 11 बार। तो अब मैंने देखा 7 दूनी 14 और 11, तो इसको मैंने देखा तो ये आ गया है 25/7r। सोल्व करना पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, यानी एक चतुर्थांश, एक आर है दूसरा आर है। मेरी बात को समझना, दो आत्मा है, एक आत्मा ये है, एक आत्मा ये है, दो आत्मा 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो एक आर दूसरा आर, और ये सर्कल का चौथा हिस्सा, ये सर्कल का चौथा हिस्सा, तो 2πr का चौथा हिस्सा। सारी चीज को सोल्व किया तो 25/7r आया। बात समझ में आ गई है? एक बारी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसके साथ डायरेक्ट निकलना सिखाऊंगा, इतना भी नहीं लिखना है, लेकिन एक बारी मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं कि कैसे होता है, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली निकालना सिखाऊंगा। अब देखिएगा, रटना क्यों है, ये रटना कहाँ सिखाया है? ये सारी चीज तो आपको रटना क्यों है, आपको समझा दिया, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तुरंत की तुरंत निकाल लेंगे ना यार। रटना क्यों है? अब एक बात को समझना, मेरी बात को बड़ा ही ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, और अगली 5 मिनट लिखना मत कुछ भी, ना कोई स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि अगली 5 मिनट के अंदर मैं इसी चीज को घुमाने वाला। इस आर को मैंने क्या किया, इस आर को मैंने क्या किया, इस आर के साथ मैंने बोला भैया सीधा हो जा, भाई साहब सीधा हो जा, बहुत टेढ़े चल रहे हो, ये सीधा हो गया, ये आर इधर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला आर्क और बढ़ गया, ये आर्क और बढ़ गया, ये आर्क और बढ़ गया, तो 2r तो है ही है, 2r तो है ही है। ये 2πr का आधा हो गया है, 2πr का आधा हो गया, 2πr का आधा तो πr हो गया। πr का मतलब कितना हो जाएगा, 22/7r। तो 7 2 14, 2r यहां भी है, आप देखना 2r यहां भी है, तो 7 2 14, 14 और 22, 14 और 22 तो कितना बन जाएगा, 36/7r, 36/7r। ये सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं तीसरी बात को, समझ में आ गई होगी आपको ये बात, इसी फिगर को मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, ये वाली चीज भी आपने कैलकुलेट कर ली भाई साहब, ये वाली चीज भी। अब कह रहे हैं कि सर मैं तो 7वीं क्लास की तरह, बच्चे की तरह लिख के कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। 7वीं क्लास से नहीं, आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देंगे, और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर दिखानी है तो हम कैसे बढ़ेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब की बार मैंने बोला भाई साहब इसको मैं इधर लिख दूं, इसको मैं इधर लिख दूं, तो चलो एक बार मैं हटा ही देता हूं, मैं दोबारा लिख लूंगा। अब मैंने तीसरी बारी पे क्या किया, मैंने इस आर को, एक इस आर को बोला भाई साहब आप जरा दोबारा 90 डिग्री की पोजीशन में आ जाओ, आप दोबारा 90 डिग्री की पोजीशन में आ जाओ, और ये लीजिए, ये लीजिए, अगर ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, दोबारा दो आर आ गया, बोलो। अभी भी ये दो आत्मा ही हैं, एक आत्मा इधर है, एक 90 डिग्री पर है, पहले ऊपर था अब नीचे है। अब इसने बोला पहले 90 था, अब दूरी 180, अब 270। आपको पता चल गया ये कौन कितने का है, 90 90 90 270। तो एक आर दूसरा आर, दो आर तो ये हो गया प्लस में। इस पूरे सर्कल का तीसरा हिस्सा है 2πr का कितना हिस्सा है, 2πr का 3/4, 3/4 है। तो मैंने अगर देखा पाई को, अगर मैं 22/7 लिख लूं, अगर मैं पाई को 22/7 लिख लेता हूं,
अगर मैं पाई को लिख लेता 22/7, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14, 14 और 33, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 47/7 आर। ये टोटल आ जाएगा 47/7 आर, 47/7 आर। बिल्कुल, अब समझ में आनी चाहिए। ये अपनी बार बार पोजीशन बदल रहा है। पहले ये ऊपर था, फिर ये सीधा हो गया, अब ये और नीचे आ गया। ये अपनी पोजीशन को बार बार बदल रहा है। तो 47/8। मैं एक रिजल्ट से सारी चीजों को बताऊंगा। अब मेरी बात को समझना। अब इस आर को मैंने बोला, इस आर को मैंने ये इतना और बढ़ गया, ये आर्क हमारी इतनी और बढ़ गई है। अब मैंने उस आर को क्या बोला, अब मैंने उस आर को बोला भाई साहब क्या करना है, इस आर को उधर मिला देना है, इस आर को उधर मिला देना है। तो इस आर को अगर उधर मिला देंगे, दो आत्माओं का मिलन हो गया, दो आत्माओं का मिलन हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर ही आ गई है ये आत्मा, तो अपना वजूद खो देती हैं। अपना वजूद खो दिया तो इस पूरे का अब अंदर वाली तो कोई चीज बची नहीं, क्योंकि बाहर का पूरा पेरीमीटर कुछ नहीं बचा। तो आर की जगह तो 0 आ जाएगा, आर तो बचा नहीं क्योंकि कोई साइड थोड़ी बची है। प्लस में 2 पाई आर, और पाई की जगह 22/7, और 22/7 है तो कितना बन जाएगा 44/7 आर, 44/7 आर। ये चीज तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दी, ये चीज तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर मुझे थोड़ा सा और देखना हो कि और जल्दी आंसर कैसे आएगा। आपने हर क्वाड्रेंट के अंदर देखा, पहला क्वाड्रेंट भी देखा, आपने दूसरा क्वाड्रेंट भी देखा, आपने तीसरी जगह भी देखी, 3 क्वाड्रेंट देखी हैं। अगर 3 क्वाड्रेंट देखा है तो क्या होगा, 2r प्लस में 2r यहां थे, 2r यहां थे, और प्लस में क्या होगा, अगर 2r हैं 2 × 7, 2 × 7 प्लस में एक क्वाड्रेंट है 1 × 11/7, 14 और 11 टोटल कितना हो जाएगा 25/7, 25/7। अगर मैं सेकंड पे देखता हूं, यहां पर भी 2r है ना, पहला r दूसरा r, तो ये 2 × 7 प्लस में कितने क्वाड्रेंट हैं, कितने क्वाड्रेंट हैं, 2 क्वाड्रेंट है, जितने क्वाड्रेंट है उतने ही 11r, उतने ही 14 और 22 टोटल कितना हो जाएगा 36/7 आर। जितने क्वाड्रेंट हैं उतने ही 11 आर, जितने क्वाड्रेंट हैं उतने ही 11 आर। अब अगर मैं बात करता हूं तीसरे की, अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड की, तीसरी नंबर की चीज की, अगर थर्ड नंबर की चीज की मैं बात करता हूं, तो तीसरी नंबर की चीज कितनी आएगी, वहां पर भी 2r तो है ही, 2r हैं तो 2 × 7 आर, प्लस में कितने क्वाड्रेंट हैं 3, तो 3 × 11 आर/7। तो मैंने यहां से देखा, मैंने यहां से क्या देखा कि 14 और 33 कितना हो जाएगा 47/7 आर, 14/33 कितना हो जाएगा 47/7 आर। और अब अगर मैं बात करता हूं लास्ट, 2 × 7 आर प्लस में, अब यहां लास्ट में एक बात बताओ, जब चौथा आया था तो कोई आर बचा था, चौथे के अंदर कोई आर बचा था, आर नहीं बचा था, आर नहीं बचा था, तो 2 × 0 या 0 × 7 आर, 0 × 7 आर तो 0 हो गया। अब यहाँ क्वाड्रेंट कितने हो गए हैं, चारों, 4 × 11 आर/7, तो आंसर मेरा आ जाएगा 44/7 आर। एक थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर चीजों को माइंड के अंदर सेट रख सकते हैं, माइंड के अंदर सेट रख सकते हैं। अब मेरे को ये बात शायद मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से मेरी चीज को सुना था उनको समझ में आ गया होगा कि जब 2r होते हैं तो 2 × 7, 2r तो हर जगह है, 2 × 7, 2r तो हर जगह है तो 2 × 7, यहां पर r नहीं है तो 0 आ जाएगा। जितने क्वाड्रेंट हैं उतने का 11 से गुना कर दो, जितने क्वाड्रेंट हैं उतने का 11 से गुना कर दो,
जितने क्वाड्रेंट हैं उतने का 11 से गुना कर दो, जितने क्वाड्रेंट हैं उतने का 11 से गुना कर दो। तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया था कि तरीका कैसे है इसका, और डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आपको याद करना है तो वो भी बताया था। ठीक है, देखिएगा पीडीएफ कोई ऐसी चीजें करवा ही नहीं रहा हूं कि आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मेरे कहने के बावजूद वो बच्चे कमेंट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं आपको, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मुझे समझ है कि मुझे ये अच्छे से समझ है कि आप थोड़े से कभी कभार नासमझी वाली चीजें कर देते हैं, मुझे ये बात को अच्छे से पता है। मुझे एक बात बताओ, अगर यही सारी बात क्लास की आखिरी 5 मिनट में लिखते तो समझ पाते। अब आपको ये लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत बात ये है दोस्तों, समझ नहीं रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम पास करने के लिए आपको मैथ की क्लास की थोड़ी जरूरत है, गाने सुनो, गाने सुनो कितने ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके मैसेज, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं सिर्फ पढ़ाने पे एक बार ध्यान रखता हूं कि आखिरी की 5 मिनट में आपसे बात करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे लगे रहते हैं, मेरी तरफ से लगे रहो, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी कोई क्लास हो ही नहीं रही है कि जिसकी मैं पीडीएफ करवाऊं, क्योंकि ऐसी क्लासेज हैं जिसमें आपको यहीं पर ध्यान रखना है। वही बच्चा पीडीएफ की ज्यादा डिमांड करता है जो कम पढ़ाई में ज्यादा पढ़ाई करना चाहता है, मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा चाहता है। ऐसा नहीं होता है, आपको पूरी क्लास ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बन गई पीडीएफ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को भी। तो भैया मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे भाई इस वक्त आप समझो मेरी बात को, आप थोड़ा सा गलत रास्ते चले जाते हैं, बाकी आप समझदार हैं। मैं तो आपको हमेशा ये कहूंगा कि टाइम पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जब जैसी जरूरत होगी मैं आपको वैसी दवाई देता रहूंगा। ठीक है, 7 कहाँ से आया, 7 याद रखना पड़ेगा ना भाई, वो चीज मैंने आपको समझाई तो थी किस तरीके से आया है, 7 आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि एक क्वाड्रेंट, ये मैंने बोल दिया एक क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, या स्क्वायर छोड़ो, क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल, क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल, और सर्कल अगर है मैक्सिमम साइज का, तो अब ये कह रहा है कि इस सर्कल की रेडियस बता दो कितनी है। इस चतुर्थांश के अंदर वृत्त का चौथा हिस्सा, ये 90 डिग्री के ऊपर है दोनों, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। इसके अंदर जो वृत्त बना है, इस वृत्त का चौथा हिस्सा के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। इस सर्कल की रेडियस की डिमांड कर रहा है, वो कितनी होगी, उसने ये बोला हमको। तो अब मेरे को, मैंने ये मान लिया कि बाहर वाले वृत्त, बाहर वाला जो चतुर्थांश है उसकी रेडियस आर है, और अंदर वाला जो चतुर्थांश है ना उसकी रेडियस छोटा आर है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया है आर, और यहां से यहां तक भी हो गया है आर, और इधर से इधर तक भी हो गया है आर। तो एक बात सुनना, ये आर है तो ये भी आर, इधर ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान अगर इधर रखेंगे तो बात को ध्यान से समझना, जब भी समझ में आएगा। ये अगर आर है तो इधर भी आर होगा, और ऊपर अगर आर है तो नीचे भी आर होगा, अगर ऊपर आर है तो नीचे भी आर है, और ये अगर आर है तो ये भी आर है। क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया, क्या ये छोटा वर्ग नहीं बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये वर्ग बन गया कि नहीं बन गया, मुझे बस इतनी सी बात बता दो, ये वर्ग बन गया क्या, बन गया भाई साहब। अगर ये वर्ग बन गया, अगर ये वर्ग बन गया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आर और ये आर, तो इसका मतलब जो ये वाला है, जो ये वाला है, ये √2r हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला है ये √2r हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कंप्लीट है ये आर है, ये जो कंप्लीट है ये आर है, ये आर किसके बराबर होगा, √2r।
√2r और प्लस में r मैंने कॉमन निकाल दिया, √2 प्लस 1 इज इक्वल टू r। मेरे को छोटा r चाहिए है, तो r डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, r डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से मैंने चीज बता दी है। अगर जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना होगा तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा, बात समझ में आ गई है। अब मुझे लगता है कि आज की क्लास में खूब सारी बातें हमने सर्कल की हैं, और जो सर्कल और सेमी सर्कल की जो चीजें हम लोगों ने सीखनी थी बेसिक्स के अंदर, वो सारी बात अपन ने सीख ली है। ठीक है, तो अब मैं कैपिटल आर कौन सा लिया है, कैपिटल आर ये वाला कैपिटल आर ही तो है, ये वाला घुमाने वाला कैपिटल आर है, घुमाने वाला कैपिटल आर है, आर इक्वल टू आर प्लस √2r। ये छोटा √2r है, समझ गए ना, ये घुमाने वाला कैपिटल आर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को सारी बात समझ में आई होंगी। अब मैं आपके जो बच्चे थोड़े से उतावले होकर कुछ कुछ पूछते रहते हैं, मैं उन बच्चों का जवाब भी दे दूं। ऐप का लिंक मेरे पास ही है, ऐप आ गई है दोस्तों, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको लिंक नहीं दिया था। इसके पीछे भी रीजन है। ऐप का लिंक मेरे पास है क्योंकि भाई साइंस वाले सर छुट्टी पर हैं किसी अर्जेंट इश्यू की वजह से, क्योंकि वो अपने गांव गए हुए हैं बहुत अर्जेंट इश्यू की वजह से। और मैंने बोला था कि मैं 500 ही बच्चों का एडमिशन लूंगा। ठीक है, और 500 बच्चों के एडमिशन में मुझे ये पता था कि कल भी हमारे पास जो टेलीफोनिक थी, कल मैंने हमने गिनवाए थे 1107 टेलीफोन आए थे बच्चों का कहना कि सर मेरे को भी एडमिशन चाहिए, मेरे को भी एडमिशन चाहिए। कल 1100 से ऊपर फोन थे, 1107 एग्जैक्ट गिनती थी। तो मुझे लगा अगर मैं अभी की अभी लिंक डाल दूंगा तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम पहले 500 को ही लेंगे इस क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं, हम मेहनत करवाना जानते हैं, हम दरिया पार करना भी जानते हैं और दरिया पार करवाना भी जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उन 500 बच्चों का प्री भी क्रॉस कराऊं, मेंस भी क्रॉस कराऊं, फाइनल सिलेक्शन तक मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। मैंने से जब बच्चा मेरे को इतना भरोसा कर रहा है तो मैंने लिंक इसलिए नहीं डाला कि जैसे ही साइंस वाले सर आएंगे मैं एक दिन पहले बताकर लिंक डाल दूंगा, बस आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर ही, हो सकता है आज भी डाल दूं, साइंस वाले सर अगर कल आ रहे होंगे, और तुरंत बैच शुरू हो जाएगा। हम बैच की अनाउंसमेंट कोई बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखेंगे, एक दिन पहले बताऊंगा, 2-3 घंटे पहले बैच का। मुझे पता है 1100 बच्चों के कल फोन थे, परसों की अगर मैं टेलीफोनिक आपको बताऊं दोस्तों, लगभग 800 कुछ बच्चों के परसों फोन थे, 800 प्लस बच्चों के परसों फोन थे। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे का एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं, मैं एडमिशन सिर्फ 500 का इसलिए लेना चाहता हूं कि मैं बच्चों को एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो मैंने बोला ना यार, उसको मैं पूरा करके रहूंगा 101%। उन 500 का सिलेक्शन ना हो तो हमें बताना, क्योंकि उन बच्चों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। तो इसीलिए ऐप का लिंक आ जाएगा, मेरे पास ही है। मैं एक बार साइंस वाले सर से बात करके, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने खूब सारी बात आपको बताई है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी बातों का। टेलीग्राम के 2 चैनल हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, टेलीग्राम के 2 चैनल हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है। एक टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर आपको जो भी समस्या होती है आप लिखते रहते हैं, समस्या इन द सेंस प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चंस, जहां मैथ के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, मेन टेलीग्राम चैनल है, इस मेन टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं इसको, सिर्फ यहां पढ़ सकते हैं, मैसेज नहीं कर सकते। और मैंने इसलिए बंद करवा रखी है हमारी टेक्निकल टीम से, क्योंकि मैं चाहता हूं सभी बच्चे इस ग्रुप में जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा मैसेज नहीं, काम के मैसेज आते हैं सिर्फ। तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं यहां,
यहां सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख भी यहां पर पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन यहां एक दिन के अंदर मैं देखता हूं लगभग लगभग 8,000 मैसेज हो जाते हैं। एक दिन के अंदर यहां पर लगभग लगभग 8,000 मैसेज हो जाते हैं। 8 कह रहा हूं, 18,000, कल 18,000, 18,000 मैसेज के थ्रू बात होती है इस ग्रुप के अंदर। तो आप इतने मैसेज को नहीं पढ़ पाएंगे। यहां सिर्फ पूरे दिन के अंदर 4 या 5 ही मैसेज होते हैं। पूरे दिन के अंदर 4 या 5 मैसेज होते हैं जो हम आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मैसेज को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ग्रुपों में ज्वाइन रहो, और जैसे ही सर आते हैं आज आ जाएंगे, नहीं तो कल आ जाएंगे, मतलब इस वीक में आ जाएंगे। जैसे ही सर आएंगे मैं ऐप का लिंक डाल दूंगा, पेमेंट हो जाएगी, 500 बच्चों का बैच शुरू हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, रीजनिंग वाले सर की भी क्लास मैंने इसलिए ही रुकी है कि साइंस की क्लास और रीजनिंग की क्लास को हम लोग इकट्ठा शुरू करेंगे। साइंस की क्लास को और रीजनिंग की क्लास को ही हम लोग इकट्ठा शुरू करेंगे, इसलिए मैं मैथ की क्लास को तो रेगुलर लेके आता हूं, न कोई संडे, न मंडे, न ट्यूसडे, सारी चीजें। अब 500 के बाद हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे दोस्तों, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे सिलेक्शन करवाना है, मैं भीड़ को नहीं। अगर मुझे बिजनेस ही करना होता तो मैं भी मेरी चीजें की बड़ी बड़ी ऐड देता, कहीं पर ऐड नहीं देखेंगे आप, मैं भी बड़ी बड़ी ऐड देता ना। हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं। मैं उन 500 घरों का दीपावली का दिया बड़े शौक से जलवाना चाहता हूं कि उनके घर वाले आके मिलें कि सर कमाल हो गया है, हमारे बच्चे को जॉब मिल गई है। रीजनिंग वाले सर भी, उनके साथ ही उनके घर पे मैंने स्टूडियो बनवा दिया है। अब ध्यान से सुनना, रीजनिंग वाले सर हमारे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे तो मैंने उनके घर पर ही स्टूडियो बनवा दिया है, तो अब वो वहीं से पढ़ा देंगे, ठीक है। साइंस वाले सर आज कल में आ जाएंगे, मैं उनके घर पे भी स्टूडियो बनवा दूंगा। साइंस वाले घर के वहां भी स्टूडियो बनवा दूंगा, या साइंस वाले सर मेरे स्टूडियो में आके पढ़ा लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बात थी। और उनकी साइंस की क्लास नहीं लगेगी क्या? नहीं, साइंस की क्लास सिर्फ साइंस और रीजनिंग सिर्फ ऐप के ऊपर लगेगी, यूट्यूब के ऊपर नहीं लगेगी। पर हाँ, 3,000 कहाँ है फीस? सिर्फ किरण फीस है 1199। फीस मैंने बता दिया, फीस ज्यादा नहीं है, 1199 रुपए फीस है, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। 1199 के अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, और क्या चाहिए? मुझे लगता है 1199 में टेस्ट सीरीज भी है, साइंस का बैच भी है, रीजनिंग का बैच भी है, मैथ का प्रैक्टिस चीजें हैं। और साइंस वाले दो तरीके से पढ़ाएंगे सर आपको। देखिए मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सीधे सीधे कहते हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं, ज्यादा तामझाम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब भीड़ से नहीं है, हमें मतलब क्वालिटी से है। हम क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी में बिलीव करते हैं। साइंस वाले सर आपको कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस भी हम ही करवाएंगे ऐप के ऊपर, प्रैक्टिस भी हम ही करवाएंगे, ठीक है। तो और बताइएगा, और क्या चीज है? जो चीज मैं ऐप के अंदर पढ़ाऊंगा वो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, जो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा वो ऐप में नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप घबराइए मत, मैथ्स नहीं होंगी, मैथ की चीजें, मैथ की चीजों के ऊपर तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ आप मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल से जुड़े जाइए। और ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मैं भी बताता हूं, खूब सारे चैनल पर फ्री क्लास चल रही है दोस्तों। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान के अंदर है, मैं कितने चैनल का नाम ले देता हूं, मैं सभी का नाम ले सकता हूं, जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिनको फ्री पढ़ना वहां पर पढ़ो, मनाही किसी चीज की नहीं है, लेकिन हर जगह की अपनी अपनी रूल रेगुलेशंस हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि जैसे वाईफाई स्टडी वाले फ्री में पढ़ा रहे हैं, भैया पढ़िए आप फ्री में, जिसको फ्री में पढ़ना है फ्री में पढ़ो। हम लोग यहाँ पर जितना फ्री में पढ़ा सकते उतना पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी क्वालिटी, हाँ, रिजल्ट के बाद मैं दावा कर रहा हूं कि रिजल्ट के बाद मेंस के बैच में फिर जगह मांगेंगे लोग, ये मेरा दावा है। प्री के उन 500 बच्चों को हम ऐसा पढ़ा डालेंगे ना कि मेंस में बच्चा पहले ही तैयार रहेगा। क्योंकि इस बार तो तैयार क्यों नहीं कि हमारा ऑफिस भी बंद है, क्योंकि मेन दिसंबर तक तो कोचिंग खुली जाएंगी, तो उस वक्त लोग पहले ही आके बैठ जाएंगे, सर हमारा सिलेक्शन ले लेना। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं 100% लोगों का सिलेक्शन कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रेलवे ने कितनी खामियां करते हैं, लोग पेपर भी खरीदेंगे, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा।
मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन उनको हारने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है भैया। ठीक है, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना। अब मुझे लगता है कि आपकी सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी अगर कोई बात हो, तो आप बाद में कमेंट पे मैसेज कर देना, नहीं तो टेलीग्राम के अंदर आप मैसेज कर देना, वहां पर आपको डाउट मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर अभी मैं भी देख लूंगा, कोई अगर ऐसी बात है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर रहूंगा या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। कॉलिंग नंबर मैं बार बार आपको बता देता हूं, 87 4000, ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए। कॉलिंग नंबर है 87 4000 8822, और यहीं पर लास्ट में लगा देना 8833, 8833 ये वाला 8833। ठीक है, और अगर आपको व्हाट्सएप करनी है तो 97162, रहने दीजिए मेरा नंबर तो, क्योंकि मैं उठा तो पाऊंगा नहीं, तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फीस ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ बच्चों के डाउट रहता है, मैं बता देता हूं। फीस है 1199 रुपया, कोई ज्यादा फीस नहीं है। 1199, 1199, 3000 नहीं थी, जो थी उसको मैंने हटा दिया था। ठीक है, अब भी अगर कोई बात रहेगी है तो आप मुझे बता देना बाद में। चलेगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मुलाकात होती है कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पर एक अच्छे से कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।